और वापस लौटते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां पर 230 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और हम आपको लगातार अलग अलग जगह की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कहां पर किस तरह के माहौल देखने के लिए मिल रहा है, किस तरह से मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें, इंदौर की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ ही साथ सतना, बैतूल, रतलाम, धार और मंडला, तो तमाम जगह की सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता विवेक पचैया ने आपको छिंदवाड़ा का मूड बताया, किस तरह से लोग बेहद आश्वस्त हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी सरकार मिले जो कि विकास कर रहा है मध्य प्रदेश में, साथ ही महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर भी अंकुश लगाया जा सके। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गिरजा जी, अगर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो बसपा यहाँ पर एक अहम रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ लगता है कितने राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है बसपा? हाँ, बहुजन समाज पार्टी का 90 के दशक में जो उदय हुआ मध्य प्रदेश में जी। तो ऐसा लगा उस वक्त कि जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो चुनावी विभाजन हुआ है उसमें कहीं तीसरे शक्ति का उदय होगा और वो एक बड़ी पार्टी बनके उभरेगी, ऐसा संकेत मिला, क्योंकि एक साथ 11 सीटों पर उनको सफलता मिली थी। हालांकि वो उस तीसरे मोर्चे के रूप में या तीसरी शक्ति के रूप में तो अब तक नहीं उभर पाई है, लेकिन हर चुनाव में उसका वोट शेयर बढ़ता जा रहा है, उसका फैलाव हो रहा है। पूरे प्रदेश में भले ही उसका वोट शेयर 7% हो औसत, लेकिन विंध्य और चंबल इन दो इलाकों में जहां बहुजन समाज पार्टी का काफी वर्चस्व है, वहां पर उनका वोट शेयर 15 से 21% तक है, यानी कि एक अच्छी खासी उपस्थिति इन दोनों इलाकों में है। और पिछले चुनाव को देखें तो 84 सीटों पर इनके प्रत्याशियों को 10% से अधिक वोट जो मिले, वो इलाके वो सीटें 84 हैं। तो इन अगर शुक्ला साहब मैं आपके पास आऊं और आपसे अगर जिक्र करना चाहूं रियासतों का, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जो राज परिवार है उनका दखल अभी भी जारी है। क्या कुछ लगता है जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रोजेक्ट किया गया है वाकई में फायदेमंद साबित होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, आजादी के बाद से सबसे सारी रियासतें तो पंजाब में थी, 3 पर्दों पे मध्य प्रदेश था जी। और इस पूरे नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी रियासत तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही है। ग्वालियर के अलावा रीवा है और छोटी मोटी बहुत सारी रियासतें मध्य प्रदेश में हैं। उनके लोग चुनाव लड़ते थे, उनका एक राजनीति में दखल भी हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे देखिए थोड़ा दूसरी पार्टियों का आना शुरू हुआ, खासतौर पर जो जिक्र किया तीसरे मोर्चे की पार्टियों का, उनका दखल, उनका वोट परसेंटेज या उनकी राजनीति में जो दबदबा था वो खत्म होने लगा। सीधे चलते हैं भोपाल, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष चौबे। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से मतदान हो रहा है, क्या कुछ लगता है इस बार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अनूठा साबित हो रहा है, फिर चाहे वो नोटा हो या सोशल मीडिया का असर हो, क्या कुछ लग रहा है, किस तरह की आबो हवा? देखिए, बिल्कुल श्रेया, इस बार की यदि हम मतदान की बात करें तो खासकर युवाओं की भागीदारी ज्यादा है, तो जाहिर तौर पर जो समीकरण बनेंगे वो काफी अनूठे होंगे, काफी बदलाव लाने वाले हैं। इस बार जो युवा है काफी सोच समझ के वोट दे रहा है और साथ में हम यदि बात करें आम मतदाताओं की, तो आम मतदाता भी काफी सोच समझ के वोट कर रहा है। और यदि हम मुद्दों की बात कर लें तो मुद्दा है विकास का। इस बार जातिगत समीकरण या अन्य समीकरण को शायद गौण कर दिया गया है या कह सकते हैं वो उनको 2 नंबर पर रखा गया है। जी आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अपने दर्शकों को एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से प्रदेश के दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं कौन कौन से वो नेता हैं और कहां से चुनावी जंग में इस बार लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे अहम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चौहान बुधनी और विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। बुधनी में शिवराज का मुकाबला कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान से है, जबकि विदिशा में उनके खिलाफ कांग्रेस ने शशांक भार्गव को खड़ा किया है। मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल चिरहुट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के शिवेंदु तिवारी से है। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महू से चुनाव मैदान में हैं। यहां उनको कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार टक्कर दे रहे हैं। तो वहीं शिवराज के एक और मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं।
यहाँ कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को उनके खिलाफ उतारा है। एक और सीट जिन पर लोगों की नजर है वो है भीतरवार। अनूप मिश्रा भीतरवार से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के लाखन सिंह यादव से है। भोपाल से लगे भोजपुर का चुनाव भी काफी रोचक है। यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के बेटे सुरेश पटवा को उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस की एक और कद्यावर नेता कल्पना परुलेकर माहिदपुर से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं बीजेपी ने कल्पना के खिलाफ बहादुर सिंह को मैदान में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हजारीलाल रघुवंशी भी इस बार अपनी किस्मत सिर्फ मालवा से आजमा रहे हैं। यहाँ इस बार प्रदेश के वन मंत्री सरताज सिंह उन्हें टक्कर दे रहे हैं। लाहौर सीट से कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के रसल सिंह से है। बीजेपी सांसद यशोधरा राजे भी अपनी किस्मत शिवपुरी से आजमा रही हैं। यहाँ उनके खिलाफ कांग्रेस ने वीरेंद्र रघुवंशी को खड़ा किया है। इसके अलावा ग्वालियर ईस्ट सीट भी काफी अहम है। यहाँ से बीजेपी ने सांसद माया सिंह को उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमने आपको सुपर मुकाबला दिखाया बीजेपी और कांग्रेस के बीच। गिरजा शंकर जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा, जिस तरह से हमने आपको सुपर हिट मुकाबला दिखाया, लेकिन इन मंत्रियों में देखी जाए कहीं ना कहीं बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो कि दागी है। क्या आपको लगता है युवा जो है वो गेम चेंजर साबित होने वाला है? और क्या युवा इस तरह से दागी नेताओं को वाकई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके उनको आगे लाएगा? नहीं, खैर मैं दागी नहीं कहूंगा इन लोगों को, क्योंकि यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है तो सिर्फ उससे ही उसको दागी की हैदरा ठीक नहीं होगा। ये जरूर है कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है, लोकल एंटी इनकम्बेंसी या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, तो वो जो यदि वो इस तरह की कोई हवा लोगों में है तो उसका शिकार होना पड़ता है मंत्रियों को ही, क्योंकि सत्ता में रहने के कारण वो जनता के टारगेट में जाते हैं। शुक्ला जी, आपको क्या कुछ लगता है? युवा ये मानते हैं कि शिवराज सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत काम किया, लेकिन रोजगार की बात आते ही यहाँ पर बैकफुट पर आ जाती है शिवराज सिंह चौहान। तो क्या कुछ लगता है कि वाकई में युवाओं का रुख तब्दील कर सकती है ये रोजगार और शिक्षा वाला फैक्टर? देखिए, आमतौर पर युवा मतदाता और महिला मतदाता इमोशंस में आ जाते हैं जी। यानी जो चाहे सोशल मीडिया हो या मुख्यधारा की मीडिया हो, जो बात प्रसारित करती है उसका असर पड़ता है मतदाताओं का। जी, आशीष के पास चलते हैं। आशीष, अगर इमोशंस की बात की जाए तो महिलाएं और बच्चे ज्यादा से ज्यादा इमोशंस में बह जाते हैं। तो क्या कुछ लगता है, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा बताते हैं और भांजी बताते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं वो उनकी भांजी हैं, क्या कुछ लगता है ये जो पारिवारिक इमोशनल फैक्टर है वाकई में शिवराज सिंह चौहान को तीसरी बार सत्ता में वापसी कराएगा? देखिए, ये इमोशनल टच ये कहा जा सकता है कि जब सभा होती है तो लोगों को आकर्षित करने के लिए या फिर महिलाओं और बच्चों को आकर्षित करने के लिए तो कामयाब हो सकता है, लेकिन जहां तक वोट डालने की बात होती है ये आकर्षण कामयाब नहीं होता है। जाहिर तौर पर महिलाएं सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति ठीक नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े मध्य प्रदेश की सच्चाई बयां करते हैं। तो जाहिर तौर पर महिलाएं पहले ये चाहेंगी कि उनको पर्याप्त सुरक्षा मिले। हमने जायजा भी लिया है और जो वोट देने महिलाएं आई उनसे चर्चा भी की है, तो जाहिर तौर पर महिलाओं का यह कहना था पहले उनको सुरक्षा चाहिए। रोजगार वाला मुद्दा कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए मुसीबत न पैदा कर दे। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। गिरजा जी, अगर आपसे ये जानना चाहे नरेंद्र मोदी फैक्टर की अगर बात की जाए तो क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वोटों में तब्दील हो पाएगी मध्य प्रदेश के अंदर? नरेंद्र मोदी की लगभग 1 दर्जन सभाएं मध्य प्रदेश में हुई, चुनावी सभाएं, और उन सभाओं में जो लोगों की उपस्थिति रही वो बहुत कम रही। तो ये जाहिर करता है कि नरेंद्र मोदी की कोई अपील अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई है। शुक्ला जी, क्या कुछ लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एकदम नीट एंड क्लीन है? क्या कुछ लगता है क्या ये ट्रैक रिकॉर्ड ही उन्हें सत्ता की चाबी दिला सकता है? शिवराज सिंह चौहान की एक इमेज जो उनके एक भले मानस की छवि है जी, उसका असर तो पड़ता ही है। मसलन जैसे उनके यहाँ मुस्लिम लोग भी चले जाते हैं उनकी सभाओं में और स्वाभाविक रूप से जाते हैं। तो इस तरह जो जाना है, रजा मुराद जिस तरह गए थे, रजा मुराद जो उनकी छवि एक तरह से पेश कर दी थी, उससे ये मैसेज गया कि शिवराज सिंह चौहान की वो छवि नहीं है, वो आक्रामक की छवि नहीं है, या थोड़ी
उस तरह की कम्युनल छवि नहीं है नरेंद्र मोदी की बनी, कोई मतलब नहीं है जी। तो कांग्रेस के आरोप पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारे संवाददाता आशीष चौबे भी भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं और स्टूडियो में भी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन आखिरी 1 घंटा बचा हुआ है और इस 1 घंटे में क्या कुछ मतदान फीसद निकलकर सामने आता है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए चर्चा ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी को और आखिरी 1 घंटा बचा है मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर और जिस तरह से हलचल देखने को मिल रही है ये हमारे साथ बताने के लिए संवाददाता आशीष चौबे भी बने हुए हैं और स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी भी लगातार बने हुए हैं। इन दोनों से ही हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं भोपाल जहां पर हमारे संवाददाता आशीष चौबे बने हुए हैं। आशीष, अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनके रिजल्ट टारगेट पर होंगे, क्योंकि जब इनके रिजल्ट आएंगे तभी बीजेपी और कांग्रेस अपना आगे का एक्शन प्लान डिसाइड करेंगी। देखिए, बिल्कुल इस बार की बात करें तो विधानसभा के जो परिणाम होंगे काफी चौंकाने वाले होंगे, साथ में दोनों ही पार्टियों को सोचने वाले भी होंगे। बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी लगातार अपनी जो उपलब्धियों की फहरिस्त गिनाती रही है, लेकिन उसमें से कितनी ऐसे वादे हैं या कहना चाहिए काम है जो आम जनता को पसंद आए और वाकई जो वादे किए जा रहे थे वो वाकई पूरे हुए हैं या नहीं हुए, ये सब कुछ साबित हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल ये होगा कि आखिरकार 10 साल से लगातार सत्ता से बाहर है कांग्रेस और अब भी यदि कुछ खास आकर्षित नहीं कर पाई तो सोचने वाली स्थिति होगी कांग्रेस के लिए। तो शंभुनाथ शुक्ला जी, बहुत ही ऊहापोह की स्थिति यहाँ पर हम देखने के लिए मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस में। क्या कुछ लगता है 51 साल बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, कुछ अजीब नहीं लगता है 51 साल बाद भी विकास का मुद्दा? देखिए, ये अभी आशीष कह रहे थे, दोनों के लिए चौंकाने वाली बात है जी। अगर बीजेपी जीतती है तो हैट्रिक हो जाएगी, 2 बार से लगातार जीत रही, तीसरी बार फिर जीत गई। ऐसा मध्य प्रदेश में पहले भी हुआ नहीं है। इसके पहले दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जी। तो बीजेपी के लिए भी असाधारण सफलता होगी और कांग्रेस 10 साल बाद लौटती है तो ये उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन जो असली चीज है कि कांग्रेस की अपनी गुटबाजी है। कांग्रेस, सवाल ये नहीं है कि शिवराज सिंह की जो नाकामियां हैं उनको कांग्रेस किस तरह जनता के बीच ले गई जी। ये नाकामियां ही हैं जो हम बार बार विकास की बात करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई मुद्दा नहीं होता। कहीं ना कहीं यहाँ पर हवाई मुद्दा बता रहे हैं हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं शंभुनाथ शुक्ला जी, वो ये कह रहे हैं कि विकास के जो दावे कर रही है बीजेपी सरकार, कहीं ना कहीं 51 साल बाद विकास के मुद्दे को दोहराना कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। हमारे साथ आशीष चौबे भी बने हुए हैं। आशीष, अगर इस बार विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर मायने में नयापन देखने के लिए मिल रहा है, फिर चाहे वो नोटा का प्रावधान हो या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो। क्या कुछ लगता है वाकई में नोटा का प्रावधान को जिस मकसद से लेकर आया था चुनाव आयोग, वो मकसद पूरा होता हुआ दिख रहा है? देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कि नोटा का कुछ खास यहाँ पर मकसद पूरा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस मतदाता को वोट ही नहीं डालना है वो मतदान स्थल तक जाएगा ही नहीं और जिस मतदाता को नोटा करना साफ तौर पर वो मतदान स्थल तक पहुंचेगा नहीं। तो लेकिन जहां तक हमारा आशीष, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर जीत के दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या कुछ कहा जाए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है लेकिन इसका असर पूरे ही देश में देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव का, और सेमीफाइनल काफी रोमांचक स्थिति में आ चुका है। तो जाहिर तौर पर यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हुआ या अन्य राज्य हुए जहां पर 5 राज्य जहां पर चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत कुछ साबित करेंगे कि आखिरकार जो लोकसभा चुनाव होता है वो किस रुख की ओर बढ़ता है। वहां लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी ये चुनाव तय कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इंतजार करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने, पहले लोगों को 25 नवंबर का इंतजार था जब अपने वो मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और अब लोगों को इंतजार होगा 8 दिसंबर को जब ये पूरी तस्वीर उभर कर सामने आएगी कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जंग में जीत किसकी हुई है। लेकिन उससे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। बीजेपी की कद्दावर महिला नेता और शिवराज सरकार में मंत्री रंजना बघेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
रंजना बघेल पर मतदान के दौरान एक आरक्षक से उलझने का आरोप लगा है। आरक्षक ने मंत्री रंजना बघेल पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है और आरक्षक का आरोप है कि रंजना बघेल पैसे बांट रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, एक ऐसी खबर जिसने रंजना बघेल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है चुनाव में बाधा पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विजय झा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ शंभुनाथ शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इन दोनों से ही हम बातचीत करेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विजय जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरह के हमने देखा कि अनुमानित आंकड़े जो बताए जा रहे हैं मतदान फीसद को लेकर, वो तेजी से बढ़ रहे हैं, किस ओर इशारा करता है ये? देखिए, अभी मतदान के जो आंकड़े हैं उसे लेकर कोई अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा और ना ही इस स्तर के आंकड़े आ रहे हैं जिसे लेकर अनुमान लगाया जाए। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मतदान की प्रतिशत पिछले साल की तुलना में अच्छा रहने का अनुमान ऐसा लग रहा है। जब 5 बजे के बाद 6 बजे के करीब एक शुरुआती कंक्रीट डाटा चुनाव आयोग की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। जी, शंभुनाथ शुक्ला जी, कहीं ना कहीं भारत की सियासत का एक नया चेहरा मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिला है, क्या कुछ लगता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे इस नए चेहरे को? देखिए, हाँ, यंगस्टर्स चूंकि वोट काफी डालने पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसमें एक बात और गौर की जाए कि जो अभी वोटिंग परसेंटेज दिखाई पड़ रहा जी, वो आदिवासी इलाकों में ज्यादा है जी, बजाय या दूसरे रूरल इलाके हैं उनमें ज्यादा दिखाई पड़ रहा है जी, अर्बन इलाकों में ज्यादा नहीं दिख रहा है। जी, आशीष, कमी कहाँ रह गई? क्यों शहरी युवा यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा? आशीष, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो आशीष का भी रुक करेंगे और विजय झा साहब भी हमारे साथ बने अपना हुए हैं। सवाल फिर से दोहरा दें। जी, आशीष, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आखिरकार कमी कहाँ रह गई जिसकी वजह से शहरी मतदाता है, जो युवा है, वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं? देखिए, अभी ये नहीं कहा जा सकता है शेयाब, क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा, लगभग 1 से 1.5 घंटा बचा है मतदान खत्म होने को लेकर। तो माना जा रहा है कि जल्दी ये युवा भी पहुंचेगा और अपने मतदान का अधिकार है उसका पूरी तरह से प्रयोग करेगा। क्योंकि हम यदि सुबह की बात कर ले तो सुबह तो जो युवा मतदाता था, भोपाल की मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद मौजूद था, पहुंचे ही नहीं थे। लगभग 12 बजे तक एक युवा मतदाता ही नजर आ रहे थे, ज्यादातर महिला और पुरुष नजर आ रहे थे। लेकिन जैसा ही दिन चढ़ने लगा उसके बाद जो युवा मतदाता है उनकी संख्या में अचानक इजाफा होने लगा। विवेक पटैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं होशंगाबाद छिंदवाड़ा से, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आखिरी आधा घंटा बचा है, क्या कुछ लग रहा है, क्या अभी भी मतदान फीसद बढ़ सकता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी जो है आधा घंटे का समय बाकी है और मतदान का प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ा है। छिंदवाड़ा की बात करें, जहां तक हमने 12 बजे की बात की थी तो वहां पर सिर्फ 16% के आसपास मतदान था और अब जो है वो आंकड़ा करीब 70% के आसपास पहुंच गया है। विवेक, हम आपके पीछे बहुत से लोग भी देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया होगा। हम चाहेंगे उनसे बात करें कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं इस वक्त छिंदवाड़ा की हृदय स्थली छोटी बाजार का जो राम मंदिर वहां खड़ा हूं और हम वहां जो है मतदाता उनसे जानेंगे कि किस तरीके से मताधिकार का उन्होंने उपयोग किया है। कई नव मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बताएं, आपने पहली बार वोट दिया है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? मैंने पहली बार वोट दिया हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार जी, तो जनता के लिए काम करे। हम चाहेंगे कि आप लोगों से नोटा के बारे में पूछें, कितने लोगों को नोटा के बारे में जानकारी थी? लगता है कि शिवराज जी को पुनः एक बार अवसर दिया जाना चाहिए। जी मैं यहाँ और भी लोग हैं, उनसे पूछता हूँ। पहली बार एक ऑप्शन आया है ईवीएम मशीन में नोटा का ऑप्शन आया कि आप जिस भी उम्मीदवार को नहीं पसंद करते तो आप उस बटन को दबा सकते हैं। कैसा महसूस करते हैं? आपको उस बटन के बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, वो बटन सही है, बिल्कुल सभी उम्मीदवार को अपना अपना मतदान देने का अधिकार स्वयं का है। अब जिसको जिस पे देना है वोट, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सरकार बने और अच्छा विकास हो क्षेत्र। आप देख सकते हैं इनकी जिज्ञासा और इनके चेहरे की मुस्कान बताती है कि जो लोकतंत्र का जो महापर्व है और लोकतंत्र के लिए जो मताधिकार का इन्होंने जो उपयोग किया है वो बता रहे हैं कहीं न कहीं वो जो उनको अधिकार जो 5 साल में एक बार मिलता है अपनी सरकार चुनने का, अपना नेता चुनने का, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, वो आज इनने यहाँ पूरा कर दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या परिणाम होंगे ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकतंत्र के महापर्व में इन सब ने पूर्णाहुति दी है
और इसके परिणाम जो है 8 दिसंबर को मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अगर शंभुनाथ शुक्ला जी, यहाँ पर अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो एक बड़े फैक्टर माने जाते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह, लेकिन इस बार चुनाव की बात की जाए तो कहीं अलग थलग से पड़े हुए नजर आए दिग्विजय सिंह। क्या कुछ लगता है कि अब अभी दिग्विजय सिंह ने जो अपनी विरासत अपने बेटे को सौंप दिया उसका असर था ये? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में निश्चय ही दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं जी। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, पावरफुल पीसीसी, उनके मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन पिछले दोनों बार से 2003 जब से उनको वहां से मुक्त हुए तब से उनको वहां भेजा नहीं गया है, और उनकी कांग्रेस ने शायद उनको बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की कोशिश उसके बाद नहीं की जी। इस बार भी उन्होंने अपनी तरफ से अपने लड़के को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, कांग्रेस से नहीं कर रही, ध्यान रखना चाहिए। और जब तक नामों का ऐलान भी नहीं हुआ था उसी से पहले उनका नामांकन भी दाखिल करा दिया। लास्ट टाइम तो सुरेश पचौरी थे, इस बार ज्योतिरादित्य को आगे किया गया। तो ये एक कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है, और ये भी एक दुर्भाग्य है कि निश्चय ही दिग्विजय सिंह बड़े नेता थे, लेकिन उनको पता नहीं कि मध्य प्रदेश से हटाया गया, उनको यूपी भेजा गया कि यहाँ जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं भेजा जा रहा। उन्होंने अपने लड़के को अपने तई आगे बढ़ाने की कोशिश की है, कांग्रेस ने शायद नहीं की है। इसे मध्य प्रदेश में अब दिग्विजय फैक्टर बहुत काम कर रह नहीं गया है। जी, तो विजय जी कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से अपने बेटे को आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि जब तक उनके नाम का ऐलान भी नहीं हुआ, टिकट भी नहीं दिया गया था, उन्होंने पहले नामांकन भरवा दिया। दिग्विजय सिंह एक तरह से पहले से कह चुके हैं कि वो 2010 तक चुनाव की राजनीति में नहीं आएंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस ये जानती है कि मध्य प्रदेश में जितनी गुटबाजी है वहां पर दिग्विजय सिंह जैसे कद के नेता को अगर इन्वॉल्व किया जाए तो ये गुटबाजी बढ़ेगी। तो इसलिए कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी के तहत दिग्विजय सिंह को सेंट्रल में और बाकी स्टेट में सक्रिय रखा, जिससे कि उनके अहंग को भी कोई चोट नहीं पहुंचे और मध्य प्रदेश में भी स्थिति पार्टी के लिए ज्यादा खराब नहीं हो। जी, तो यहाँ पर कांग्रेस में जो स्थिति देखने के लिए मिल रही है वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। कांग्रेस ये दिखाने की जरूर कोशिश कर रही है गुटबाजी बिल्कुल नहीं है, हम